बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा टॉपिक जो है, जो मौजू जो है, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है मुस्लिम फैमिली लॉज़ को हम डिस्कस करते करते उसके अंदर वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 को हम इन डिटेल पढ़ रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने सेक्शन 5 का जायज़ा लिया था। आज हम इंशाअल्लाह सेक्शन 6 और सेक्शन 7 का इस वीडियो के अंदर जायज़ा लेते हैं। इसको इन डिटेल पढ़ने और इसकी ताबीर व तशरीह करने की कोशिश करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वारिस शाह लॉ अकेडमी का चैनल आपका अपना चैनल है, इसकी ऑनरशिप लीजिए और इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने की दावत दें और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इंशाअल्लाह आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर पसंद आती है तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय तजावीज़ के साथ ज़रूर हमें आगाह करिएगा ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और मुस्तकबिल में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। तो नाज़रीन, हमारा सिलसिला जो है उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज फैमिली कोड एक्ट 1964 की सेक्शन जो 6 है वहाँ से हम आगाज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम सेक्शन 6 को पढ़कर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, सेक्शन 6 कहती है, सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, a family court shall hold its sitting at such place or places within the district or areas for which it is established as may be specified by the district judge। जिस एरिया के लिए, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए फैमिली कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की गई और फैमिली कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी सेक्शन 4 के तहत, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में अर्ज़ किया था कि सेक्शन 4 में सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूशन होगी किसी भी फैमिली कोर्ट की और क्वालिफ़िकेशन ऑफ जजेस जो है वो सेक्शन 4 में होगी। तो सेक्शन 3 और 4 को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में और जिस एरिया में कोई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर फैमिली जज जो होगा या होगी वो वहाँ पे सिटिंग रखेगी जहाँ पर उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उस कोर्ट को, या इवन अदरवाइज़ जहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए कोई नया जनरल या स्पेशल ऑर्डर जो है वो करती है विद द अप्रूवल ऑफ मुतलका हाई कोर्ट। तो नाज़रीन, ये है वो सिटिंग प्लान कि वो फैमिली जज साहबान जो होंगे वो बैठेंगे कहाँ। तो नाज़रीन, मेरा इस प्रोग्राम को करने का बुनियादी मकसद ये था कि देखें, फैमिली मैटर्स हमारे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार हैं जो अदालतों में इल्तवा का शिकार हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक आम लिटिगेंट को और एक जूनियर वकील को इस प्रोसीजर को समझने में दुश्वारी पेश आती है। दुश्वारी की वजह से वो प्रॉपरली उसमें ना पेश हो सकते हैं और अगर पेश होते हैं तो उनको ये मालूम नहीं होता कि आइंदा क्या होगा। जो केसेस फाइल किए जाते हैं उनके अंदर भी एम्बिग्विटी आ जाती है या उनके अंदर भी कुछ कमियां रह जाती हैं जिनको, उन लकूनास को दूर करते करते वो मामला लिंगर ऑन होता चला जाता है। तो मेरा बुनियादी मकसद है वो इन डिटेल से डिस्कस करने का कि वो आम लिटिगेंट को भी इस कानून का पता हो और एक जूनियर वकील जो न्यू कमर है उसको भी इस प्रोसीजर का पता हो ताकि वो अच्छे अंदाज में अपने केस को प्लीड कर सके। तो नाज़रीन, चलते हैं सेक्शन 6 जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का एक प्रोसीजर जो है वो बताया गया। नाज़रीन, मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि वो कौन कौन से दावाजात हैं जिन केसेस को फैमिली कोर्ट समाअत कर सकती है। उनमें से कोई भी दावा अगर दायर करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है, वो इस सेक्शन 7 में इन डिटेल बताया गया है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। एवरी सूट, हर दावा बिफोर अ फैमिली कोर्ट, किसी भी फैमिली कोर्ट के सामने जो पेश होगा, शैल बी इंस्टीट्यूटेड, वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा, दायर किया जाएगा बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, एक प्लेंट की शक्ल में, एक तहरीर की शक्ल में, एक दावे की शक्ल में, और या इन सच अदर मैनर, या किसी दूसरे अंदाज में, एंड इन सच कोर्ट, या उसी कोर्ट के अंदर में बी प्रेस्क्राइब्ड, जो रूल्स के अंदर बताया गया। नाज़रीन, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन 2 में, सेकंड लास्ट एपिसोड में, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि जहाँ पे लफ्ज़ प्रेस्क्राइब्ड का जिक्र होगा उससे मुराद है कि जो रूल्स के अंदर बयान कर दिया गया।
تو رولز کے اندر جو انداز بیان کیا گیا یا تو وہ پلینٹ کی شکل میں دعویٰ دائر کیا جائے گا فیملی کورٹ کے سامنے، یا وہ پروسیجر، وہ طریقہ کار، وہ رولز جو ہمیں پریسکرائب کیے گئے، ان رولز کے مطابق جو طریقہ کار وضع کیا گیا اس کے مطابق جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا جائے گا بیفور اے فیملی کورٹ۔ پہلی بات ناظرین کلیئر ہوئی کہ کوئی بھی دعویٰ ہم نے دائر کرنا ہے فیملی کورٹ کے سامنے فائل کرنا ہے، اور اس کا پروسیجر اور طریقہ کار کیا ہوگا، ایک پلینٹ کی شکل میں یا وہ رولز کے اندر جو چیز پریسکرائب کی گئی ہے اس کے مطابق ہم نے وہ تیار کر کے دائر کرنا ہے۔ ناظرین اس کی سب کلاس 2 کہتی ہے The plaint shall contain all material facts relating to the dispute، جو تنازع ہے اسپاؤزز کے درمیان، اس تنازع سے متعلق تمام فیکٹس جو ہیں، تمام حقائق جو ہیں وہ دعوے میں شامل ہوں گے۔ یعنی دعوے میں ہم ایمبیگوٹی نہیں رکھیں گے، بڑا شارٹ اختصار کے ساتھ نہیں لکھیں گے، بلکہ وہ تمام فیکٹس کو اس کے اندر ہم مینشن کریں گے۔ جب میں بطور وکیل ایک دعویٰ دائر کروں گا تو میں فیملی کورٹ کا وہ دعویٰ فیملی دعویٰ دائر کرتے وقت اس میں تمام فیکٹس جن کی بابت ڈسپیوٹ ہے ان تمام فیکٹس کو میں مینشن کروں گا۔ اینڈ شیل کنٹین اے شیڈیول گیونگ دا نمبر آف وٹنسز انٹینڈیڈ ٹو بی پروڈیوسڈ ان سپورٹ آف دا پلینٹ۔ جب میں ایک دعویٰ فائل کروں گا اس میں تمام فیکٹس لکھوں گا ڈسپیوٹ کی بابت، تو ساتھ میں ایک شیڈیول گواہان کا وہ بھی شامل کروں گا جس میں گواہان کے نام، پتہ جات، قومیت اور وہ کس بات کی بابت گواہی دے رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا اور اس کو پلینٹ کے ساتھ لف کروں گا۔ ناظرین the facts, the names and addresses of the witnesses and a brief summary of the fact to which they would depose۔ ناظرین گواہان نے جو گواہی دینی ہے ان کے نام، بلدیت، پتہ جات کے ساتھ ساتھ میں وہ چیز بھی بتاؤں گا کہ کس چیز کے بارے میں، کس میٹر کے بارے میں، کس ڈسپیوٹ کے بارے میں ان گواہان نے اپنا بیان دینا ہے۔ وہ جو شیڈیول ہوگا گواہان کا اس کے اندر میں اس کو بطور وکیل مینشن کروں گا۔ تو ناظرین آگے کہا گیا کہ پرووائڈڈ فردر دیٹ دا پارٹیز میں ود دی پرمیشن آف دا کورٹ کال اینی وٹنس اینڈ ایٹ اینی لیٹر اسٹیج if the court considers such evidence in the interest of justice۔ ناظرین جب دعویٰ دائر کیا، جیسے میں نے کہا کہ تمام فیکٹس اینڈ فگر اس میں لکھوں گا، اس کے بعد وہ دعویٰ فیملی کورٹ کے سامنے فائل کروں گا، دعوے کے ساتھ میں ایک شیڈیول گواہان لگاؤں گا، اس کے اندر تمام گواہان اور ان کا وہ گواہی دینے کا جو پوائنٹ ہوگا کہ کس پوائنٹ کے اوپر وہ گواہی دیں گے، وہ ساری چیزیں میں اس کے اندر مینشن کر دوں گا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز تشنا طلب رہ جاتی ہے، اگر کسی میٹر کے اوپر کسی گواہ کی اسٹیٹمنٹ انتہائی اہم ہے، تو ود دی پرمیشن آف دا فیملی کورٹ کسی گواہ کو بھی کسی بھی سٹیج پر ایٹ لیٹر سٹیج بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اور اس کو اجازت دی جا سکتی ہے عدالت کی طرف سے کہ وہ اس میٹر کے اوپر گواہی دے تاکہ کوئی چیز تشنا طلب نہ رہ جائے اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ Provided that a plaint for dissolution of marriage may contain all claims relating to dowry, maintenance, dower, personal property and belonging of wife, custody of children and visitation right of parents to meet their children۔ ناظرین یہاں پہ ایک اور بڑی آسانی کر دی گئی۔ ہم پچھلے دور میں ہم دیکھتے رہے، یہ جو ہے امینڈمنٹ ہے، یہ 2002 کے امینڈڈ آرڈیننس میں یہ امینڈمنٹ جو ہے انسرٹ کی گئی۔ اس میں ایک بڑی اہم بات کی گئی کہ پہلے ہم تنسیخ نکاح کا دعویٰ انڈیپینڈنٹ کرتے تھے، مینٹیننس، ڈاوری، یعنی کہ الغرض کوئی بھی دعویٰ کرنا تھا تو ہم انڈیپینڈنٹ ایک پلینٹ ہر ٹاپک کے اوپر کیا کرتے تھے۔ تو یہ امینڈمنٹ داخل کر کے آسانی پیدا کر دی گئی کہ جتنے بھی کلیم ہیں آپ کے، وہ تنسیخ نکاح ہے، وہ خرچہ ہے، وہ سامان جہیز ہے، وہ حق مہر ہے، یا دیگر جتنے بھی اس کے اندر شیڈول کے اندر بتائے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام بھی کلیم اگر ہیں تو کسی ایک پلینٹ میں، ایک ہی دعوے میں وہ تمام کلیم جو ہیں وہ مانگے جا سکتے ہیں اور ایک ہی دعوے کے اندر تمام معاملات کو ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین آگے سب کلاس 3 ہے سیکشن 7 کی، ویئر اے plaintiff sues or relies upon a document in his possession or power, he shall produce it in court when the plaint is presented and shall at the same time deliver the documents or a copy thereof to be filed with the plaint۔ ناظرین اگلی بات جو کی گئی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ فورج اینڈ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بعد میں تیار کر لیتے ہیں، خاص طور پہ ان کیسز میں جہاں پہ
सामान जहेज़ की बात हो, डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स जाली बना लिए जाते हैं, जाली रसीदें बना दी जाती हैं। तो इस सेक्शन को ऐड करने का बुनियादी मकसद क्या था कि इसके अंदर ये कहा गया कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपके कब्ज़े में हैं, आपने दावा दायर करते वक्त उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। कम से कम असल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनकी एक एक कॉपी जो है वो आपने दावे की साथ जो है वो अटैच करनी है। Where the relies on any other document not in his possession or power as evidence in support of his claim, the plaintiff giving reason of relevancy of this document to the claim in the plaint, he shall enter such document in a list to be appended to the plaint, give reasons of the relevancy of these documents to the claim in the plaint। और इसमें यह कहा गया कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपके कब्ज़े में नहीं है, किसी और के कब्ज़े में है और उनको बाद में आपने तलब करना है, तो वो लिस्ट ऑफ रिलायंस जो है उसके अंदर आप वो मेंशन करेंगे कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो है फ़लाँ के कब्ज़े में है और उनको फ़लाँ वक्त में, और उनकी ये रेलिवेंसी है फैक्ट के साथ और उनको पेश किया जाना इंतहाई ज़रूरी है, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को तलब कर सकते हैं बशर्ते कि आपने रिलायंस लिस्ट के अंदर उनको लिखा हुआ हो। द प्लेंट शैल बी accompanied by any as many duplicate copies thereof, including the schedule and the list of documents referred to in section 3 as there are defendants in the suit for service upon the defendant। और जब आपने दावा दायर करना है तो आपका दावा शेड्यूल गवाहान और सामान, वो जो लिस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स की साथ लगाई है, रिलायंस की लिस्ट लगाई है, इन तमाम की उतनी कॉपियाँ जितने डिफेंडेंट्स हैं, जितने मुद्दा अलय हैं, जिनको तलब करना है, उतने ही आपने कॉपीज़ जो हैं वो दावे के साथ अटैच करनी है। ये है नाजरीन प्रोसीजर जिसके मुताबिक आपने एक दावा जो है वो प्लेंट जो है वो फ़ाइल करनी है। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी मेहनत जो है वो पसंद आई होगी और इन डिटेल से हमने जो डिस्कस करने की कोशिश की है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और नाज़रीन, अगर इसमें कोई कमी और मुझसे कोई ख़ता हो तो पेशगी माफ़ी के साथ रिक्वेस्ट है कि आप तबसरे में और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपना तबसरा दीजिए, अपनी राय दीजिए, तजवीज़ दीजिए, ताकि उसकी रोशनी में मैं आइंदा जो वीडियो होगी उसको बेहतर तरीके से पेश कर सकूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम सेक्शन 8 से आगाज़ करेंगे और ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम इस पूरे कानून को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।